नमस्कार दोस्तों। तो आज के कंच फिल्म में आपका फिर से स्वागत है। और आज की कुछ हम महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे जो द हिंदू, पीटीआई, इंडियन एक्सप्रेस और हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं। जितनी भी आर्टिकल उसको हम कलेक्ट करते हैं और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उन पर हम बात करते हैं। और अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक, उसके माध्यम से आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं ताकि आपको इस लेक्चर की पीडीएफ आप उस ग्रुप में मिल जाए और आप उसका प्रॉपर रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो आइए पहला लेक्चर डिस्कस करते हैं। आपने सुना होगा कि आरबीआई ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है होलसेल सेगमेंट में। ठीक है, तो इससे इसका काफी बड़ा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। $275 की इसमें ट्रांजैक्शन देखने को मिले हैं, तो इसलिए हमारे लिए काफी अच्छी बात है। और फ्यूचर में हम इसको डिजिटल करेंसी के रूप में देख पाएंगे ताकि हम अपना पैसा डिजिटल रूप से ट्रांसफर कर सकें। ठीक है, डिजिटल करेंसी है तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम इसको बेसिक कंसेप्ट को समझें क्या होता है। और आरबीआई ने क्या किया है, डिजिटल रुपी को सेटल किया है सेकेंडरी मार्केट में। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रहती है उनको ट्रांजेक्शन करने के लिए, परचेज और बाइंग करने के लिए। ये अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में था। तो पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये रहता है कि हम किसी चीज को फुल फ्लैश में इंप्लीमेंट करने से पहले हम उसको कुछ समय के लिए कुछ पार्ट में उसको इंप्लीमेंट करके देखें और उसके पॉजिटिव नेगेटिव देखें। पॉजिटिव आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नेगेटिव आ रहे हैं तो उनकी नेगेटिव को कम करने का प्रयास करके तब हम इसको फुल फ्लैश में इंप्लीमेंट करें। ठीक है, इससे क्या होता है, किसी भी प्रोजेक्ट की आपको कमियां पता चल जाती हैं, उस कमियों को हम दूर करने का प्रयास करते हैं, तो इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे पहले यूनियन बजट 2022 में इससे संबंधित बात चली कि आरबीआई सरकार ये चाहती है कि डिजिटल रुपये को हम मार्केट में लेके आए। क्यों लेके आए? क्योंकि अधिकांश देशों ने इस संबंध में बात की, डिजिटल करेंसी को लेके आए। जैसे बहामास ने पहले फर्स्ट इकोनॉमी थी जिसने ई रुपी को, मतलब ई करेंसी को लॉन्च किया, सीबीडीसी को, जिसको $100 बोलते हैं। नाइजीरिया ने ई नाइजीरिया लॉन्च की 2020 में। चाइना ने भी ई सी एन वाई भी लॉन्च की। और कोरिया, स्वीडन, जमैका, यूक्रेन ने भी अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर चुका है। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि क्रिप्टो करेंसियों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो सरकार को ये चिंताएं रहती हैं कि हमारी संप्रभुता खतरे में ना आ जाए, तो हम अपनी क्यों ना स्वयं की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करें, जिससे अन्य कोई प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की जो वैधता है और भारतीय करेंसी के संदर्भ में जो बात की जाती है उसकी लेजिटमेसी पे कोई खतरा ना उत्पन्न हो और क्रिप्टो करेंसी के द्वारा हमारे देश में संप्रभुता को खतरा ना हो। आरबीआई लगातार करेंसी को मॉनिटर करने की दिशा में कार्य करता रहे। तो ये भी एक चिंता थी, तो इसलिए सरकार ने क्या किया, इसको क्रिप्टो करेंसी के रूप में, ई डिजिटल करेंसी के रूप में, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के रूप में लॉन्च करने की घोषणा की। और उसी का पहला पार्ट था कि इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च करने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक लीगल टेंडर होगा। इसका मतलब है कि लीगल टेंडर का मतलब है कि ये भी आजकल जो हमारा जो ट्रेडिशनल रुपी है उसके उसी की तरह इसकी वैल्यू होगी। आप अपने रुपी को ई करेंसी में, सीबीडीसी में चेंज कर सकते हैं, सीबीडीसी को अपने अपने रुपी में चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई वैल्यू में कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, इसका साइन आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ई रुपी, डिजिटल रुपी इसको बोलेंगे। और इसको आप 1 to 1 क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल करेंसी है। और ये भी एक फिएट करेंसी होगी। फिएट करेंसी का मतलब है कि सरकार ने उसकी वैधता दी है, उसकी गारंटी दी है, इसको लेने से कोई मना नहीं करता। ये क्या है, लीगल टेंडर है। इसको लेने से अगर आप मना करोगे तो आपके ऊपर दांडिक, मतलब कि आपके ऊपर आपराधिक प्रकरण आपके ऊपर चलाया जा सकता है, आपको पनिशमेंट दी जा सकती है। ठीक है, दो टाइप की एक डिजिटल करेंसी होगी। एक को हम रिटेल में लॉन्च करने का प्रयास करेगा आरबीआई, जो सभी यूज कर सकते हैं। एक बार होलसेल में प्रयास करेगा जिसमें कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों को एक्सेस होगा, जिसको फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे एसबीआई बैंक हो गया, आईसीआईसी हो गया, जैसे हमारा सेबी हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण संस्थान होंगे, उसको कुछ महत्वपूर्ण चीजों में उसको ट्रांजेक्शन करने के अधिकार होंगे। ठीक है, तो अभी जब आई नहीं है, अभी पायलट प्रोजेक्ट है, जब पूर्ण रूप से आ जाएगी तब हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये समझना महत्वपूर्ण है, मेंस में यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बेनिफिट क्या क्या होंगे? इंटर बैंक जो मार्केट है मोर एफिशिएंट हो जाएगी। अभी आपके ऊपर चार्ज लगता है तो वो चार्ज नहीं लगेगा। और हम चाहते हैं कि लेस कैश इकोनॉमी को बढ़ावा मिले, जिससे ब्लैक इकोनॉमी मार्केट में अधिक से अधिक ना हो और ब्लैक इकोनॉमी के
ब्लैक इकोनॉमी को, जो हमारा ब्लैक मनी है, उसको कम करने की दिशा में हम काम कर सकें। तो ये एक महत्वपूर्ण जरिया है, इसके माध्यम से हम ब्लैक मार्केट को खत्म करने का प्रयास कर सकते हैं। इससे वित्तीय समावेशन होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, इससे समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा। हम रिमोट एरिया में क्या कर सकते हैं, इसको संबंध में बात कर सकते हैं। ऑपरेशनल कॉस्ट, जो आरबीआई की जो नोट छपाई का खर्चा लगता है वो भी कम होगा। जिससे आप नोट का कागज है, नोट का जो पेपर है, उससे पर्यावरण का संरक्षण नहीं होता, पेड़ काटने पड़ते हैं तो पर्यावरण का संरक्षण भी होगा, कॉस्ट भी कम होगी। और कुल मिलाकर है आरबीआई का जो कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट है, वो कम देखने को मिलेगा। तो इसलिए इसके कुछ बेनिफिट हैं। और ऑफलाइन फीचर इन सीबीडीसी में देखने को मिलेगी, हम रिमोट एरिया में लोकेशन में स्टॉक को देखने को मिलेंगे। अगर हम ऑफलाइन फीचर सीबीडीसी में नहीं देंगे तो कुछ रिमोट एरिया ऐसे हैं आज भी वहां पे इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो वो इस डिजिटल करेंसी से वंचित हो जाएंगे। तो हमें इसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रकार की करेंसी फैसिलिटी देनी पड़ेगी। जैसे हम पेमेंट सिस्टम में आजकल यूपीआई में दे रहे हैं, ऑफलाइन माध्यम से वह पेमेंट कर सकते हैं, उसका कुछ कोड होता है, उसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा रेजिलिएंट पेमेंट सिस्टम आपका जनरेट होगा, आपको कोई ब्रीच नहीं कर सकेगा, आप आसानी से पेमेंट सिस्टम कर सकते हैं। ठीक है। आप इसके अलावा क्या रिस्क है न्यू फॉर्म ऑफ प्राइवेट करेंसी का, जो आपकी मतलब कि दुख था सरकार का कि कोई नई इन क्रिप्टो करेंसी हमारे भारत देश में कोई संप्रभुता ना हासिल कर ले, तो इसका दुख भी दूर होगा। ये मतलब कि कुल मिलाकर कहें तो आरबीआई की चिंता भी दूर होगी, क्योंकि नई प्राइवेट करेंसी फॉर्म हमारे देश में जगह नहीं ले पाएगी। कुल मिलाकर चलेंगी, लेकिन संप्रभुता किसी होगी, सीबीडीसी की। ठीक है। कंपटीशन बढ़ेगा, इनोवेशन पेमेंट सिस्टम में आएगा, और जो हमारा यूपीआई वर्तमान में सिस्टम चल रहा है उसमें और एफिशिएंट आएगा, उसमें समावेशिता हमको देखने को मिलेगी। डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा, ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। अवेलेबिलिटी और यूजेबिलिटी बढ़ेगी सेंट्रल बैंक की मनी में। और जो कंसिक्वेंस, जो डिक्लाइन कैश है, जो कैश इकोनॉमी से ज्यादा क्या बढ़ावा मिलता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, ब्लैक मनी बढ़ती है, और कुल मिलाकर के है सामाजिक अन्याय हमको देखने को मिलता है। भ्रष्टाचार, आप किसी दूसरे का पैसा ले रहे हैं, किसी दूसरे की चीज आप अपने पास रख रहे हैं, इसका मतलब है कि सामाजिक अन्याय कर रहे हैं, लोक कल्याणकारी भावना का आप उल्लंघन कर रहे हैं। तो इस तरह से आप सामाजिक न्याय की दिशा में काम कर सकेंगे, और आप क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट है उसको आसानी से आप कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिलेंगी। ये हमने पढ़ी है, यही सब चीजें हैं। तो इसलिए आपको मेंस में कोई प्रश्न आएगा तो आप वहां से इजीली इसको टैकल कर सकते हैं। पॉजिटिव हमने पढ़ लिया, अब इसके कुछ नेगेटिव भी होंगे। निगेटिव ये है कि प्राइवेसी इशू सबसे ज्यादा है। आजकल आप देखते हैं कि सेंट्रल बैंक के कई क्रेडिट कार्ड का, मतलब कि एसबीआई के, एचडीएफसी के कई क्रेडिट कार्ड का जो डेटा है वो लीक हो जाता है, फेसबुक के माध्यम से होता है, कई डेटा लीक हो जाता है। हमारे देश में प्राइवेसी डेटा प्रोटेक्शन का कोई बिल लॉ नहीं है, तो ये भी संबंधित समस्या है। तो प्राइवेसी इशू हमको देखने को मिलेगा। आपकी जो क्रेडेंशियल, जो इन्फॉर्मेशन है वो भी कंप्रोमाइज हो सकती है। आप मेजर इशू आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इस पर ध्यान देने की सरकार को आवश्यकता है, आप इसको देख सकते हैं। अगर ई कैश पॉपुलर हो गया तो आरबीआई के द्वारा, जो आरबीआई का ये रिप्लेस कर सकते हैं कुछ लोग, तो इसके माध्यम से जो बैंक सिस्टम है वो कमजोर हो सकता है, स्ट्रगल का दौर कर सकता है। फिर बैंक में कौन जाएगा, ई कैश जो पॉपुलर होगा तो बैंक में कोई जमा करने नहीं जाएगा, तो बैंकिंग सिस्टम है उसकी जो आउटलेट है वो खत्म हो सकते हैं। तो इसलिए ये भी चिंता का विषय है। दूर रिमोट से जो रिमोट एरिया है वहां पे आज भी आउटलेट काम करते हैं, वहां पे लोगों को डिजिटल साक्षरता नहीं है। अच्छा, एक समस्या ये भी है, कुछ लोगों में डिजिटल साक्षरता अभी भी नहीं है, साइबर फ्रॉड की समस्याएं आती है, नए नए तरीके के साइबर फ्रॉड होते हैं, तो ये भी समस्या इसमें देखने को मिलती है। ठीक है। दूसरा, हायर कॉस्ट, अगर आप डिजिटल करेंसी को किसी भी सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं तो आपको हायर कॉस्ट होना चाहिए। कोडिंग से संबंधित समस्याएं, हमारे देश में अभी इनक्रप्शन की टेक्नोलॉजी का अभाव है, ताकि तभी तो हम ई डिजिटल रूपी को लॉन्च कर पाएंगे, जब हम इन करप्शन से संबंधित जो रिसर्च है उसको बढ़ावा दे पाएंगे। तो इससे संबंधित रिसर्च को हमें बढ़ावा देना पड़ेगा, साइबर सिक्योरिटी संबंधित समस्याएं देखने को मिलेगी, और बैंकों के पास ऑपरेशनल बर्डन और भी होगा, कॉस्ट सेंटर बैंक के पास और भी बढ़ेगी। तो ये भी सारी चिंताएं हैं, लेकिन इन चिंताओं, इसके लाभों को ध्यान में रखते हुए चिंताओं को हमें कम करना है, उसकी समाधान ढूंढना है। तब हमें इस दिशा में ट्रेडिशनल और ई डिजिटल रूपी को, मतलब कि डिजिटल रूपी को हमें साथ लेकर चलना होगा, तभी हम विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए चर्चा में था, आपने इसको डिस्कस किया। अब क्या हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि नॉन रेसिडेंट जो इंडियन है उनको कुछ वोटिंग राइट दिए जाते हैं, उस संबंध में बात की है।
तो रिमोट वोटिंग देने की बात कर रहे हैं। रिमोट वोटिंग का मतलब है आप दूर कहीं बैठे हैं, आप वहां से अपनी वोटिंग कर सकते हैं। मतलब अलाउ इलेक्टर टू वोट फ्रॉम लोकेशन अदर देन पोलिंग स्टेशन। लोग क्या करते हैं, पोलिंग स्टेशन में जाके वोट करते हैं, लेकिन रिमोट वोटिंग का मतलब है आप अगर वोटिंग आप वोटर आपका बनारस में है तो आप दिल्ली से बैठे वोट कर सकते हैं, आपको बनारस जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इवन आप अब्रॉड में हैं तो वहां भी बैठे आप वोट कर सकते हैं। लेकिन वोटिंग राइट एनआरआई को दिया गया है, 2011 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आरपीए 1950 के तहत। तो कहा गया कि आपको सेक्शन 20A के तहत आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा आपकी जो कंस्टिट्यूंसी है वहां पर, तब आप वहां पर जाकर अपने वोट को कास्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए सरकार ये चाह रही है कि हम इसको रिमोट वोटिंग में तब्दील कर दें, ताकि किसी भी अब्रॉड से कोई व्यक्ति आ तो नहीं पाता है, केवल वोट देने क्यों आएगा, तो इसलिए वहां पे इसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। और जो विदेश में बहुत सारे लोग रह रहे हैं उनकी डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए सरकार ये चाहती है। अब इसकी कुछ बेसिक्स ही पढ़ेंगे हम, पहले हम इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। बजट जो वोटिंग कुछ लोग रह जाते हैं उसका ब्रिज के रूप में काम करेगा। जो हमारे जो अदर जो अब्रॉड कंट्री है वहाँ पे भारतीय बहुत अधिक संख्या में रहते हैं, तो इसमें डेमोक्रेसी क्या होगी, वाइब्रेंट होगी, और हम वोटिंग प्रतिशत भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये भी सिग्निफिकेंस है। मल्टीपल लोकेशन से लोग अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। और आर्टिकल 326 ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को वोटिंग राइट है ऑन द एडल्ट सफरेज में। अच्छा, इसे आर्टिकल 326 संबंधित प्रश्न भी आ चुका है, इसको हमने कल के डिस्कशन में डिस्कशन किया, तो आप वहां पर जाके इसको देख सकते हैं। आपके लिए मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं, आप कल के लेक्चर में वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, इससे क्या होगा, डेमोक्रेसी क्या होगी, वाइब्रेंट बढ़ेगी, लोगों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। ठीक है, लिमिटेशन क्या क्या हो सकती है, लोग जो बैलेट है उसकी सीक्रेसी लोग वायलेट होगी, हैक हो सकती है, साइबर अटैक हो सकते हैं, आपकी डेमोक्रेसी को कोई साइबर अटैक द्वारा आपको प्रभावित कर सकता है। क्वालिटी ऑफ बोर्ड है, मतलब कि गुड रिप्रेजेंटेटिव की समस्या है वो भी बनी रहेगी, तो इसलिए समस्या इसमें कुछ चिंताएं भी हैं। अब हमारे देश में क्या है, 2003 में प्रॉक्सी वोटिंग अलाउ की गई, और इसके तहत कहा जाता है कि आप अगर वोटर हैं तो आप किसी दूसरे व्यक्ति को नॉमिनेट कर देंगे, आपको आप जो नॉमिनेटेड व्यक्ति है वो आपका वोट वहां पे जाके कास्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन ये अधिकार केवल क्लासिफाइड सर्विस वोटर को मिला हुआ है, इसमें एनआरआई शामिल नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जिसमें बीएसएफ हैं, आर्म फोर्स हैं, सीआरएफ, सीआईएसएफ, जनरल इंजीनियरिंग सर्विस और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन संबंधित जो सर्विस हैं उनसे संबंधित समस्याएं, चीज जो सर्विस के लोग हैं वो इसके माध्यम से प्रॉक्सी वोटिंग के माध्यम से वोट कर सकते हैं अपना। अच्छा, एक तरीका अभी हाल ही में आया है जिसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपके पास एक पोस्टल बैलेट भेज दिया जाएगा, आप उस पोस्टल बैलेट पे क्या करोगे, अपना वोट कास्ट करोगे। कास्ट करने के बाद आपको स्पीड पोस्ट की सहायता से दोबारा आपको कंस्टिट्यूंसी में उस बैलेट को आपको दोबारा स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें तरीका है, आपको आपके पास वोट पे बोले बैलेट तो आएगा इलेक्ट्रॉनिकली, लेकिन आप दोबारा भेजोगे कास्ट करके तो वो जाएगा ऑफलाइन, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें कौन कौन है, आर्म फोर्स है, पुलिस है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जो आउटसाइड स्टेट रहते हैं, ठीक है, पोस्टल आउटसाइड इंडिया रहते हैं, देयर स्पाउसेस रहते हैं, मतलब कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में लोग हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट शामिल लोग हैं, इनको माध्यम से ये सुविधा दी जाएगी। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्पीड पोस्ट से यहाँ से भेजा और यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक इन लोगों ने भेजा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा 21 मीटिंग हुई एससीओ के, इसको चाइना ने वर्चुअली हेल्ड किया, तो हमारे लिए कौन महत्वपूर्ण है, एससीओ, यहीं से प्रश्न बनते हैं। इंडिया ने इस मीटिंग में कहा कि हम बेल्ट ऑन रोड इनिशिएटिव है जो चाइना को उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, इसके बारे में आपको पता होगा। और कहा कि नॉर्थ और साउथ जो इंटरनेशनल जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इसके माध्यम से से अधिक क्या होना चाहिए, ट्रेड होना चाहिए। ये क्या है कि रोड रेल और मल्टी मैरीटाइम रूट, मतलब कि एक रूट है, इसके माध्यम से रसिया
इंडिया और सेंट्रल एशिया के और ईरान के माध्यम से हम ट्रेड कर सकते हैं। इससे भारत की निकटता रसिया में अधिक से अधिक हो सकती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो हम इसको भी पढ़ेंगे, पहले हम एससीओ पढ़ लें, इसके बाद हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, एससीओ में क्या है, सबसे पहले 1996 में एक संघाई 5 देश से उसके माध्यम से इसको स्टेब्लिश किया गया। 1999 में एक बिस्केक ग्रुप्स के माध्यम से काउंटर बॉर्डर ग्रुप का स्टेब्लिश किया गया। 2001 में उज्बेकिस्तान ने ज्वाइन किया। 2001 में फंडिंग डिक्लेरेशन साइन हुआ और उसके माध्यम से इसमें कुछ सदस्य शामिल हो गए। इसमें 8 सदस्य हैं, चाइना, मंगोलिया नहीं है, इस बात ध्यान रखेंगे, चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें, ईरान भी नहीं है इसका सदस्य, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये जो बाकी आपको चीजें दिख रही हैं, अच्छा इंडिया पाकिस्तान सदस्य बन चुके थे, ये दोनों साथ में बने थे। ये वाली चीज आपको दिख रही है, दोनों सदस्य नहीं है, ऑब्जर्विंग राज्य हैं, ठीक है, स्टेट हैं इसके। इसके तहत इनका महत्वपूर्ण उद्देश्य ये रहता है कि कॉपरेशन करेंगे पॉलिटिक्स में, ट्रेड में, इकोनॉमी में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, सिक्योरिटी में, एजुकेशन में, एनर्जी में, ट्रांसपोर्ट में, टूरिज्म में और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में। और कुल मिलाकर लोगों के द्वारा कुछ एक आ जाता है कि वेस्टर्न कंट्री का क्या है, एक काउंटर ग्रुप है, इसके माध्यम से वेस्टर्न कंट्री को टैकल किया जाता है। लेकिन इंडिया तो दोनों ग्रुप में शामिल है, G20 में भी शामिल है, एससीओ में भी शामिल है, तो इंडिया को क्या कहते हैं, इंडिया दोनों ग्रुप में बैलेंस करने की कोशिश करता है, ठीक है। इसके माध्यम से एक फैसिलिटी है जिसको बोलते हैं रेट्स, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर। इसके माध्यम से क्या है, टेररिज्म को काउंटर करने की कोशिश की जाती है। तो आप एग्जाम में आएगा तो इसका माध्यम से आप आसानी से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चैलेंज क्या है इंडिया के लिए, चैलेंज ये है एससीओ में कि इंडिया सेंट्रल एशिया में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, हैम्परिंग डेवलपमेंट, एनर्जी के संबंध में कोई टाई नहीं है, ठीक है। और जो रसिया है वो चाइना के अधिक नज़दीक है, पाकिस्तान भी चाइना के अधिक नज़दीक है, तो इसके संबंध चैलेंज हमको देखने को मिलते हैं। और एससीओ क्या करता है, बीआरआई है, उसको टैकल, उसको बढ़ावा देने की कोशिश करता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसके लिए चाइना हमेशा चिंतित रहता है, ठीक है। अब इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर रहता है चर्चा में, इसको 2000 में साइन किया गया। ईरान, रसिया, इंडिया के द्वारा ये फाउंडिंग मेंबर हैं सेंट पीटर्सबर्ग में। और इसमें 11 अन्य देशों को शामिल किया गया, अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान और बुल्गारिया। और इसके तहत कहा गया कि मुंबई से कोई व्यक्ति जाएगा तो कहाँ जाएगा, अपना शिप लेके बंदर अब्बास जाएगा, बाकू जाएगा, अस्ताराखंड जाएगा, मॉस्को जाएगा, सेंट पीटर्सबर्ग जाएगा। अगर पहले, इससे पहले अगर ये नहीं है तो इससे पहले हमको रसिया जाना होता है, तो रेड सी, सुएज कैनाल होके ऐसे करके चक्कर ला के ऐसे जाना पड़ेगा। लेकिन ये वारा काम करने लगा तो इसके माध्यम से सीधे हम ऐसे चले जाएंगे। तो पहले ऐसे जाएंगे तो 16,000 किलोमीटर रास्ता तय करना पड़ेगा, अगर ऐसे जाएंगे तो 7,200 का ही रास्ता हमको तय करना पड़ेगा। 50% से अधिक हमारा समय बचा, बचत बचा, धन बचा, और जो फ्यूल है उससे संबंधित क्या वो भी सारी चीजें हमारे लिए बची। और हमारी सेंट्रल एशिया से रूस के माध्यम से आसानी से क्या हुई, कनेक्टिविटी भी स्टेब्लिशमेंट हो गई। तो इसके माध्यम से हम रसिया से आज थोड़ा नजदीक आ जाएंगे, उसके ट्रेड हम कर सकेंगे सेंट्रल एशिया में, अपने जो हमारे जो प्रोडक्ट है उनको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके तहत, इसके अतिरिक्त और भी बात की कि अब चावार पोर्ट के माध्यम से हमको ट्रेड करना चाहिए। तो चावार पोर्ट जो ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान का, उसके 72 किलोमीटर के ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। इसके माध्यम से हम ईरान और अफगानिस्तान में काबुल के माध्यम से एक्सेस बना सकते हैं। और जो इंडिया की सहायता से जो रेल लाइन बिछाई जा रही है जिसमें जैदान है, जेरांज है, काबुल के माध्यम से, तो अगर आप ये निर्माण भारत के द्वारा पूर्णतः हो जाता है तो इसके माध्यम से हम यहाँ तक अपना एक्सेस कर पाएंगे। और अगर हम चाबार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को मिला दें तो समग्र रूप से हम सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान में अपना कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर पाएंगे और वहाँ से ट्रेड अधिक से अधिक हम कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए हम चर्चा में, तो रसिया से अधिक हम क्या ऑयल भी कम दामों में कर पाएंगे, तो ताकि हमारी एनर्जी सुरक्षा है वो भी महत्वपूर्ण रूप से चलती रहे, ठीक है। अब परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जारी किया गया है, ये मंथ के शुरू में जारी किया जाता है, बिजनेस एक्टिविटी के संदर्भ में शो करता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर सर्विस के क्षेत्र में। इसके कुछ की बिजनेस
और इसको जो कंपाइल किया जाता है S&P ग्लोबल के द्वारा, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसमें 0 से लेकर 100 तक हमको कुछ पॉइंट रहते हैं। अगर आपकी परफॉर्म 50 से ऊपर है तो आपकी इकोनॉमी क्या कर रही है, थोड़ा सा बढ़ रही है, उसमें थोड़ा सा मतलब कि बूस्टर देखने को मिलता है। और 50 से कम देखने को मिलता है तो आपकी इकोनॉमी में श्रिंक देखने को मिलता है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। इंडिया के संदर्भ में कहा गया कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिला है, फैक्ट्री रोड इंक्रीज हुआ है, इनपुट प्रोसेसिंग बढ़ी है, कैपेसिटीज अगेन एक्सपेंड हुई हैं, कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मिंग कैटेगरी को मतलब कि परफॉर्म कर रहे हैं। ओवरऑल कहा जाए तो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन सेकंड वीकेस्ट टूअर देखने को मिली है, और इनपुट लीड्स टाइम हमको देखने को मिले हैं, तो इसलिए चर्चा में रहा और इसलिए हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, नॉर्थ इंडिया का पहला डाटा सेंटर हमको देखने को मिला जो कि उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। और उत्तर प्रदेश में आपको पता ही है कहाँ देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश में आपको ग्रेटर नोएडा में देखने को मिलेगा, जिसका नाम है योटा D1। ठीक है, 5,000 करोड़ की लागत से इसको बनाया जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। और इस अभी तक हमारी जो कैपेसिटी थी डेटा को स्टोर करने की वो 2% थी। अगर इस्टेब्लिश हो जाता है 650 मिलियन इंटरनेट यूजर का हम डेटा इस्टेब्लिश कर पाएंगे, जो वर्ल्ड से हम 20% डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, डेटा सेंटर एक्चुअली क्या होता है, एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। हम इसमें कनेक्ट सर्वर, एंड यूजर लोकेशन, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्टोर डेटा के लिए, कंप्यूटिंग रिसोर्स और इससे संबंधित जितने भी डेटा से संबंधित चीज होती है हम इसको स्टोर करते हैं। और इसका महत्वपूर्ण लाभ ये भी होगा कि विदेशों में जो हमारा डेटा चला जाता है उसमें भी लगाम लगेगी, और जो लोगों की प्राइवेसी हनन होता है उसमें भी हमें समस्याएं कम देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि पीसीएस एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। अच्छा, इस बस कोट कर सकते हैं मेंस में, थोड़ा सा सरकार के प्रयास में बस इतना कोट कर सकते हैं। अभी क्या हुआ है, आजम खान की जो एमएलए की सीट थी वो चली गई, डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। तो क्यों हो गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस बाद में कहा था, जो कि लोक प्रहरी के साथ में भी था, कि एमपी और एमएलए अगर 2 साल से अधिक कन्विक्टेड हो जाते हैं तो उनकी जो मेंबरशिप है हाउस से वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई उस चीज से हो जाएंगे। तो ये पर्सन क्या हो गए हैं, 2 साल मतलब कि मोर देन 2 ईयर के लिए कन्विक्टेड हो गए हैं, इसलिए इनकी मेंबरशिप चली गई है। ठीक है, इस बात को बस इतना सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें संविधान में कहीं मेंशन नहीं है, इसको मतलब कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये जजमेंट दिया गया है। फार्मास्यूटिकल कमीशन फॉर इंडिया मेडिसिन होम्योपैथी चर्चा में था, इसने कोलैबोरेशन किया है डब्ल्यूएचओ के साथ, और ये ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम करेगा ताकि हम मेंटेन कर सकें क्या क्वालिटी ऑफ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट। और ये क्या करता है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तहत काम करता है, मतलब कि आयुष से संबंधित जो मेडिसिन है उनकी क्वालिटी को बढ़ावा देने पे काम करेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है। ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत एस्टेब्लिशमेंट किया गया। ठीक है, और एक और आयोग होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत काम करता है। और ये वाला जो आयोग है अब बॉडी से अधिक है, इस दोनों में डिफरेंस करके रखिएगा, इन दोनों को मिक्स नहीं करता है करना आप। और ये इनका मतलब कि स्टैंडर्ड ये है कि ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज का आप स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए उसको ये डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। दोनों आयोग को आप अलग रखिए, कंफ्यूज आपके अंदर हो सकता है। ठीक है, सैफरॉन चर्चा में है। अभी कश्मीर में एक्चुअली क्या हुआ, सैफरॉन फेस्टिवल मनाया जाता है और ये कश्मीर में ही हमको देखने को मिलता है। कश्मीर में सबसे पहले सेंट्रल एशियन जो इमिग्रेंट थे उनके द्वारा फर्स्ट सेंचुरी में इसको लॉन्च किया गया, मतलब इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और ये पेरिनीलियल हर्ब है, मोस्ट एक्सपेंसिव है स्पीसीज है, और बहुत सारी इसकी मेडिसिनल वैल्यू है कि फार्मास्यूटिकल इसकी इंडस्ट्री में उपयोग किया जाता है। इसके लिए महत्वपूर्ण होता है करेवा। करेवा एक प्रकार की सॉइल होती है जो कश्मीर में हमको देखने को मिलती है, जो किशन गंगा रिवर हमको देखने को मिलती है वहां पे क्षेत्र में देखने को मिलती है, वहीं पे ये सैफरॉन हमको देखने को मिलता है, केसर बोलते हैं इसको। ठीक है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट एरिया है इंडिया में, और 7% टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का यहाँ पे प्रोडक्शन का इसमें यहाँ पे भारत में देखने को मिलता है। ठीक है, और इसको ग्लोबल एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम के तहत इसको दर्जा मिला हुआ है, जो FAO के तहत
दिया जाता है और 2020 में इसको जीआई टैग भी दिया गया। इसको करेक्ट कर लेना, 2020 कर लेना। सरकार ने क्या किया कि इसमें कश्मीर में केवल इसका उपयोग या इसका प्रोडक्शन होता है, तो इसके प्रोडक्शन को और बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सैफरन बाउल प्रोजेक्ट लॉन्च किया और कहा कि अरुणाचल प्रदेश मेघालय में इसकी संबंधी संभावनाएं हैं, सैफरन की कल्टीवेशन संबंधी उसका हम उपयोग करेंगे और इसकी अन्य जो लोकेशन है उसको भी बढ़ावा मिलना चाहिए। ठीक है, सैफरन कल्टीवेशन के लिए क्या क्या मतलब की रिक्वायरमेंट होना चाहिए क्लाइमेट से संबंधित, तो इसके सीड मंथ ऑफ जून में क्या करते हैं, जून जुलाई में इसको मतलब कि कल्टीवेट किया जाता है और अगस्त सितंबर में इसको प्लेस किया जाता है और अक्टूबर में ये फ्लोरिंग करने लगते हैं। 2000 मीटर की ऊंचाई पे एल्टीट्यूड पे ये महत्वपूर्ण रहते हैं और 12 घंटे की इनको सनलाइट की आवश्यकता होती है, 12 आवर की इनको सनलाइट चाहिए और मैनी डिफरेंट सॉइल में ये उग सकते हैं, लेकिन कैराकस सॉइल इनके लिए महत्वपूर्ण होती है जो कैल्शियम कार्बोनेट इनमें अवेडेंट देखने को मिलता है। ह्यूमस रिच होना चाहिए, वेल ड्रेन सॉइल सिस्टम होना चाहिए, पीएच मान 6 to 8 होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और टेम्परेचर 35 से 40 डिग्री सेल्सियस और समर इनमें माइनस मतलब कि -15 से -20 डिग्री सेल्सियस विंटर में देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे लिए महत्वपूर्ण है। सरकार ने 2010 में नेशनल सैफरन मिशन भी चलाया इसको और बढ़ावा देने के लिए और रेनफॉल की आवश्यकता होती है 1000 से 1500 मिलीमीटर संदर्भ में। ठीक है, चलो एक सेना स्पेक्टाबिलिस इन्वेसिव स्पीसीज है जो नीलगिरी जो हमारा क्षेत्र है वहां पे देखने को मिल रही है, काफी इन्वेसिव जो प्रजाति है। इसके माध्यम से क्या होता है, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी होती है, इन्वेसिव का मतलब है कि इन्वेजिव प्रजाति का मतलब होता है ये एक्चुअली क्या है, ऑर्नामेंट प्रजाति, इसको सजावट के लिए उपयोग किया जाता है और ये साउथ और सेंट्रल अमेरिका से देखने को मिलती है। कहां से, साउथ और सेंट्रल अमेरिका से, इस बात को ध्यान रखेंगे। इन्वेजिव का मतलब है कि हमारे जो ये इस टाइप की जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमारी जो इकोलॉजी होती है, इकोनॉमी होती है, इन्वायरमेंट होती है, उसको हरास पहुंचाते हैं, उसके लिए डेंजरस होते हैं, इसलिए हमारी इसके लिए चिंता का विषय होता है। इसके अतिरिक्त जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वहां पे बहुत सारी अन्य प्रजातियां देखने को मिलती हैं, लेटाना कैमरा, बेटल्स, यूकोलिप्टस और पाइन, इसको ध्यान रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्या है तो आप बता देंगे इन्वेसिव स्पीसीज है ट्री से संबंधित। ठीक है, इस बात को आप देख सकते हैं। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि नीलगिरी को पढ़ें, तो नीलगिरी बायोस्फीयर जो रिजर्व है वो आप देख सकते हैं। सबसे पूर्व आपको देखने को मिलेगा नागरहोल, फिर आपको देखने को मिलेगा बांदीपुर, ये आप देख रहे हैं, फिर आपको देखने को मिलेगा वायनाड, फिर आपको देखने को मिलेगा मधुमलाई, तो यहीं पे देखने को मिली ये इन्वेसिव देखने को मिलती है, लेकिन संपूर्णतः पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे देखने को मिल रही है। फिर इसको आप देखने को मिलेगा मुकुर्थी, फिर आपको देखने को मिलेगा आपको साइलेंट वैली, फिर आपको देखने को मिलेगा इधर आपको साइलेंट वैली हो गया, फिर आपको अदर जो पार्ट ऑफ रिजर्व मतलब कि रिजर्व का पार्ट है वो आपको देखने को मिलेगा और एक केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु क्षेत्र में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आपको देखने को मिलता है। कमेंट करके बताइए कि हमारे देश में अभी कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते रहते हैं। ठीक है, कोरोनल होल्स अभी नासा के जो सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी है उसने कैप किया है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि सन मुस्कुरा रहा है, तो इसमें क्या होती है, एक्चुअली सोलर फ्लेयर होती हैं और वो स्टॉर्म की तरह कार्य करती हैं। तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली जो वाइंड होती हैं उसमें गैसेस की मात्रा कम हो जाती है, वहाँ पे जो डार्क स्पेस है मतलब कि एनर्जी का लेवल कम देखने को मिलता है, टेम्परेचर कम होता है, तो इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं। तो कई लोगों ने कहा सूर्य हंसा, मतलब सूर्य ने मुस्कुराया, तो ये चीज इस तरह से देखते हैं। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है ये वाली ऑब्जर्वेटरी पर ने सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी नासा की 2010 में थी, इसको लिविंग विद स्टार प्रोग्राम के तहत इसको लॉन्च किया गया, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। और एक हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि सूर्य की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको पढ़ें। सबसे पहले आपको कोर देखने को मिलेगी जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, मतलब कि संलयन की घटना होती है, इसके माध्यम से अधिक एनर्जी होती है और इस पे हम काम कर रहे हैं, जो टोकामेक है उसके माध्यम से, इस प्रक्रिया के माध्यम से हम आर्टिफिशियल सूर्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उससे संबंधित हमारी चिंताएं हैं, रेडियोएक्टिव तत्व हैं, उसको हम कम करने का प्रयास कर सकें। इसके बाद आपको देखने को मिलता है रेडियो एक्टिव जोन, जो यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर होता है रेडियंस के वहां से, एक कन्वेक्शन जोन होता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है कन्वेक्शन से, फोटोस्फीयर जोन होता है, ये आप देख पा रहे हैं, डीपेस्ट पार्ट ऑफ सन देखने को मिलता है।
और एक क्रोमोस्फेयर होता है जहाँ पे नॉर्मली इनविजिबल हमको देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको टोटल इक्लिप्स देखने को मिलता है, आपको एक कोरोना देखने को मिलेगा जिसमें ल्यूमिनस एनवलप आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में टेम्परेचर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ से जो सोलर स्पेयर जो मतलब कि सोलर जो फ्लेयर आती हैं, जो जियो मैग्नेटिक स्ट्रॉम आते हैं, हमारे पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हार्म पहुंचाते हैं। उसके माध्यम से सैटेलाइट, ऑयल पाइपलाइन, एयरक्राफ्ट, वाटर सप्लाई, पावर ग्रिड, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन उसको खतरनाक रूप से प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए चर्चा में रहता है। ठीक है, इसको सुरक्षित हमारा जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको सुरक्षित करता है, लेकिन कब तक करेगा, इसलिए हमको जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे संबंधित समस्या इस पर स्टडी करनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये तूफान उठते रहते हैं इस पर। ठीक है, चलो परख असेसमेंट चर्चा में रहता है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 2020, उसके माध्यम से एक फर्क लेके आया। उसके माध्यम से कहा गया कि इसके माध्यम से जो हमारा स्कूल सिस्टम है उसकी हम क्वालिटी इंप्रूवमेंट की दिशा में काम करेंगे, उसका असेसमेंट करेंगे, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, इतना सा आप ध्यान रखना है। इसको कौन करेगा? एनसीईआरटी। अब सिंगापुर में क्या हुआ है कि दिव्यांग जनों के लिए स्पेशल जो मॉल में बाकी जगहों पे बहुत महत्वपूर्ण चीजें स्टेब्लिश की गई हैं, जिम भी किया गया है, तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। इसको केस स्टडी के रूप में आप मेंस के एग्जाम में एथिक्स के पेपर में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अमूर फाल्कन चर्चा में था, इसे मणिपुर ने बैन कर दिया है। इसको अखू पूनिया भी बोलते हैं, मणिपुर और नागालैंड में मुख्य रूप से देखा जाता है, और ये नॉर्थ चाइना मतलब कि ये माइग्रेशन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, मणिपुर वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 है, इसके माध्यम से इसको जो बैन है, सोल्ड है, किल्ड है, हंटेड पे पूर्णतः बैन है, और इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत शेड्यूल 4 में रखा जाता है जितने भी माइग्रेटरी बर्ड हैं। ठीक है, और आईयूसीएन की लिस्ट में लीस्ट कंसर्न श्रेणी में है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। और आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए लगातार मेहनत करते रहिएगा। थैंक यू।